नाजरीन, आज हम बात करेंगे दादाजी के बारे में। दादाजी रोज़ा रखते तो इफ्तारी के वक्त मेरे अब्बा उन्हें खाने को कुछ ना देते, उन्हें भूखा कमरे में बंद कर देते और कहते, मेरे बाप को भूखा मरने दो। अम्मा चुपके से उन्हें खाना दे आती, मगर अब्बा अम्मा को बहुत मारते। दादाजी 3 दिन से भूखे थे, मगर रोज़ा जरूर रखते थे। एक रोज में दादाजी को इफ्तारी करवाने गई तो पीछे से अब्बा आ गए। मैंने नवाला तोड़कर दादाजी के मुंह में डाल रही थी, मगर मेरा कलेजा फट गया जब अब्बा ने डंडा उठाकर दादाजी के मुंह पर मारा। आज इफ्तारी के वक्त अब्बा घर नहीं आए थे, उन्हें ऑफिस में कोई काम था, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। मगर वो जैसे ही घर आए तो जोरदार आवाज में बोले, अब्बा को खाना किसने दिया? अम्मा के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। वो घबरा कर बोली, किसी ने नहीं दिया। तब अब्बा ने बगौर अम्मा को देखा, जैसे अंदाजा लगाना चाह रहे हों कि अम्मा झूठ बोल रही है या सच। अम्मा ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया और तेजी से कहा, सच में मैंने नहीं दिया, चाहे तो अब्बा जी से खुद पूछ लो। तब अब्बा ने सर झटका और बोले, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनसे पूछने की। फिर अब्बा ने दादा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उनकी नजरों के ताक़ुब में मैंने भी इस बंद दरवाजे को देखा, जो दिन और रात के 24 घंटों में से 20-23 घंटे बंद ही रहता था। अब्बा कमरे में हाथ मुंह धोने चले गए, मगर जाने से पहले अम्मा को खाना लाने का हुक्म देना नहीं भूले थे। मैं अम्मा के पास आई और अम्मा से पूछने लगी, आखिर अब्बा दादा को खाना खाने की इजाजत क्यों नहीं देते? माँ रमजान आ गया है, दादाजी कैसे भूखे प्यासे रोजा रखेंगे? मैं बहुत धीमी लहजे में बोल रही थी ताकि अब्बा के कानों में मेरी बात न पड़ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो जान जाते तो मुझे मार पेट कर रख देते, जैसे वो अम्मा को अक्सर मार पेट दिया करते थे। अम्मा कहने लगी, चुप कर जा वरना तेरा बाप तुझे और मुझे बहुत मारेगा। अम्मा ने कहा तो मैं हमेशा की तरह चुप हो गई। अब्बा के साथ खाना खाते वक्त मेरी नजरें बार बार दादाजी के बंद कमरे की तरफ ही उठ रही थीं। अब्बा बहुत गुस्से से मुझे ही देख रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि अब्बा ने मुझे दादा के कमरे को देखते हुए देख लिया। वो बोले, आयशा बेटी, ध्यान से खाना खाओ और जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, अपने दादा के कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वरना टांगें तोड़ दूंगा, तुम कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहोगी। अब्बा ने बहुत गुस्से से कहा तो मेरे मुंह में मौजूद नवाला हल्क से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। मेरी आंखों में नमी आने लगी। खाना खाने के बाद मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे रू रू कर दादाजी का ख्याल आ रहा था, जो भूखे सो रहे थे। वो लगातार रोजा भी रख रहे थे। मेरा दिल दादाजी के लिए बहुत परेशान था, मगर ये पहली बार नहीं था कि वो भूखे सो रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि अब्बा ने दादा को खाना खिलाने से मना कर दिया था। अगर अम्मा चुपके से दादा को खाना खिला देती तो अब्बा जान को पता चल जाता था। तब अब्बा जान अम्मा को बहुत मारते थे और दादा के कमरे को ताला लगा देते थे। मैंने किताबें बंद की और उठकर बिस्तर पर लेट गई और दादा के बारे में सोचते सोचते दोहरी नींद में उतर गई। फिर अम्मा जान ने मुझे सहरी के वक्त उठाया था। अम्मा और मैंने ठीक से सहरी भी नहीं की थी, हम दोनों को बस दादाजी की फिक्र थी। माँ रमजान में तो अब्बा को अपने बाप का कुछ ख्याल करना चाहिए था। जब दादाजी की हालत मरने वाली हो जाती तो तब अब्बा उन्हें खाने को कुछ दे आते थे, वरना वो कई कई दिन भूखे प्यासे पड़े रहते थे। मैं कॉलेज चली गई, सारा दिन गुजार कर वापस आई तो दादा के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम 5 बजे अब्बा घर आ जाते थे। उनके आने से कुछ देर पहले ही अम्मा खाने की ट्रे में खाना रख कर दादाजी के कमरे में उन्हें देने गई थी, जिस पर मैं मुतमईन हो गई थी। मगर इस वक्त मेरी जान निकल गई थी जब अब्बा वक्त से पहले ही घर आ गए और अम्मा को आवाजें दे रहे थे, और तभी मैंने देखा कि अम्मा तेजी से दादाजी के कमरे से बाहर निकल रही थीं, मगर अब्बा ने उन्हें देख लिया था। वो जान गए थे कि अम्मा ने दादा को इफ्तारी के लिए कुछ खाने को दिया था। अब्बा गुस्से से अम्मा की तरफ बढ़े और उन्हें मारने लगे। मैं खौफ से छल्ला कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्बा अम्मा को मारते हुए कमरे में ले जा रहे थे। मैंने अब्बा जान को रोकना चाहा, मगर अब्बा ने इस कदर गुस्से से मुझे देखा कि मैं खौफ से एक ही जगह पर रह गई। अब्बा जान अम्मा को मारते रहे और मैं खौफ से कांपती रही। पहले भी कई बार अब्बा ने अम्मा को सिर्फ इस बात पर मारा था कि अम्मा ने दादा को खाना क्यों खिलाया है। अब्बा जान ने दादा के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया, मगर मैं जानती थी कि कुछ दिन बाद ये ताला वो खुद ही खोल देंगे। मैं हमेशा की तरह आज भी बहुत हैरान और परेशान और उलझी हुई थी कि अब्बा ऐसा क्यों करते हैं। दादा उनके अब्बा थे और वो अपने ही अब्बा को खाना क्यों नहीं देते हैं? वो इतना जालिम क्यों है? क्या दादा मजबूर थे?
اگر اماں ان کا خیال نہ رکھتیں تو کون رکھتا؟ یہ سارے سوال پہلے کی طرح آج بھی میرے ذہن میں چل رہے تھے، مگر میرے پاس ہمیشہ کی طرح ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ابا کا رویہ مجھے نہ جانے کیوں برا لگتا تھا۔ ایک تو وہ دادا کا خیال نہیں رکھنے دیتے تھے، جب اماں جان خیال رکھتی تو ابا انہیں بہت مارتے تھے کہ انہوں نے دادا جی کو کھانا کیوں کھلایا ہے۔ اماں افطاری کے وقت کمرے سے نہیں نکلتی تھیں۔ میں نے اماں کو الگ اور ابا کو الگ سے افطاری کا سامان دیا تھا۔ میرا دل میرے دادا کے لیے بہت نرم پڑنے لگا تھا، میں ان کا خیال رکھنا چاہتی تھی اور اس بات کا بہت بار اظہار اپنے ماں باپ سے بھی کر چکی تھی، مگر وہ مجھے سختی سے منع کر دیتے تھے کہ میں ان کے کمرے میں نہ جاؤں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ مجھے ان کے کمرے میں جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ نہ خود خیال رکھتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو رکھنے دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں ان کے ڈر سے ان کی بات مان کر دادا کے کمرے میں جاتی تو نہیں تھی، لیکن میرا تجسس بے انتہا بڑھنے لگا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو وہ مجھے دادا کے کمرے میں جانے نہیں دیتے۔ اب تو میں ہر حال میں دادا کے کمرے میں جا کر رہنے والی تھی، شاید دادا ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیں۔ کل سے ابا نے دادا کے کمرے کو تالا لگا رکھا تھا، یعنی دادا جی کل سے بھوکے تھے۔ اماں کچن میں برتن دھو رہی تھیں جبکہ ابا صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ کب تک سو جائیں گے، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ابا کی سختی سے منع کرنے کے باوجود اپنے دادا کو یوں بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ لوگ ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے اور ان کے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے اس تالے کی چابی ابا کے کمرے سے ڈھونڈ کر چرانی تھی، جو دادا کے کمرے کے باہر لگے تالے کی تھی۔ میں نے ان کا جائزہ لے کر ان کی طرف سے مخفی ہو کر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی اور پھر ہر جگہ وہ چابی ڈھونڈنے لگی جس کے ذریعے دادا کے کمرے کے باہر کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے چابی چرائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں شروع سے ہی دادا کے ساتھ ابا کا یہی رویہ دیکھ رہی تھی، تب سے جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے۔ انہیں یہاں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاؤں میں چاچا لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن 1 سال پہلے میرے چاچا کی فیملی بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دادا جان اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایک حادثے میں مجبور ہو گئے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، جس کے بعد اماں کے کہنے پر ابا دادا کو یہاں اپنے پاس لے آئے تھے۔ ہمارے گھر میں بس میں ابا اور اماں ہی ہوتے تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ روز روز گھر نہیں آ سکتا تھا، زیادہ تر ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ہمارے ابا پڑھے لکھے تھے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ جب سے دادا آئے تھے تب سے میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ابا ان کے معاملے میں بہت ظالم تھے، نہ تو خود ان کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی اماں کو رکھنے دیتے تھے، نہ ہی انہیں وقت پر کھانا دیتے تھے، اور جب بھی اماں خود ہی دادا کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے کمرے میں جاتیں تو ابا بہت غصے میں آ جاتے اور وہ اماں کو بہت مارتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، اماں اور ابا میں بہت محبت تھی اور ابا نے کبھی اماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ جب سے دادا جان ہمارے گھر میں آئے تھے تب سے اماں اکثر ابا سے مار کھاتی نظر آتی تھی اور مجھے ابا پہلے سے بھی زیادہ ظالم لگنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، مگر اس سب کے آثار نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ دادا جی کے معاملے میں ابا کا دل بہت سخت تھا۔ میں ساری زندگی دادا دادی اور نانا نانی کے پیار کو ترستی رہی تھی، مگر کبھی ان سب کا پیار نہیں پا سکی تھی، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے نانا نانی کون تھے اور دادا دادی کون تھے۔ ابا اور اماں جان ہمیں کبھی بھی گاؤں لے کر نہیں گئے تھے اور نہ ہی ہم چاچا جی اور ان کے بچوں سے ملے تھے۔ جس دن ابا دادا کو گھر لائے تھے اس دن میں نے پہلی بار اپنے دادا جان کو دیکھا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ میرے بھی دادا ہیں جو مجھ سے بہت پیار کریں گے جیسے دوسرے بچوں کے دادا ان سے پیار کرتے ہیں، مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ دادا کو ابا نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ دادا کے ساتھ بالکل لا تعلق رہتے تھے۔ تبھی آج مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ابا کے کمرے سے چابی چرا لی اور بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ افطاری کرنے کے بعد اماں اور ابا نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں ہی ٹھہری رہی تاکہ ان کے سونے کا یقین کر سکوں، اور اب میں جلدی سے جلدی دادا کے پاس ان کے کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی۔ پھر جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اماں اور ابا سو چکے ہیں تو میں کچن میں چلی آئی، جلدی جلدی ٹرے میں دادا کے لیے کھانا رکھا اور پھر دبے پاؤں چلتی ہوئی دادا جی کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔
एक हाथ में ट्रे थाम कर दूसरे हाथ से ताले में चाबी डाल कर ताला खोला और फिर कुंडी भी खोल दी। मगर जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो जान निकल गई, क्योंकि दादा जान जमीन पर गिरे हुए थे। मैं तेजी से उनकी तरफ गई और उन्हें उठाने के लिए सहारा देने लगी, मगर जैसे ही नजर उनके चेहरे पर पड़ी मैं हैरान रह गई, क्योंकि पहले मैंने गौर नहीं किया था। मगर अब गौर किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि दादा की शक्ल मेरी अम्मा से काफी मिलती जुलती थी। मैं हैरत ज़दा होकर उनके दानची नुमा कमजोर वजूद को नीचे से उठाकर पलंग पर बिठा दिया और फिर उन्हें पानी दिया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। मेरे साथ साथ दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे अम्मा ने बताया था कि दादाजी किसी हादसे का शिकार होने की वजह से बोल नहीं सकते, मगर वो तो बोल रहे थे, जिसका मतलब था कि अम्मा ने मुझसे झूठ बोला था। मगर क्यों? मेरे जहन में नए नए सवाल पैदा होते जा रहे थे। दादाजी मुझसे कह रहे थे, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे अब्बा को अगर पता चला तो वो तुम्हें भी मारेगा, जाओ यहां से। दादा ने कांपते लहजे में मुझसे कहा तो मैंने उन्हें कहा, कुछ नहीं होता, आज मैं आपकी खातिर अपने जालिम बाप से मार खा लूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने दादाजी को आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाना शुरू किया। मैं अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के साथ साथ मैं दादाजी को अपने स्कूल और कॉलेज की बातें भी बताती जा रही थी। खाना खिलाने के बाद मैं सहरी के वक्त तक उनके साथ बैठी रही और फिर कमरे को ताला लगाकर अपने कमरे में आ गई। मुझे अब बहुत सुकून मिला था कि अब मैं दादा का खुद ख्याल रख सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये मेरा रोज का मामूल हो गया था। मैं रोज ही रात को दादा को खाना अपने हाथों से खिलाने लगी थी। मैं दिन को चाबी अब्बा और अम्मा के कमरे में ही रख देती थी ताकि उन्हें शक ना हो, और रात को उनके कमरे में जाने से पहले वो चाबी उठाकर अपने पास रख लेती थी। इस दिन के बाद से अम्मा ने भी दादा के कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अब्बा ने बहुत सख्ती से अम्मा को वहां जाने से मना कर दिया था। अम्मा बहुत डर गई थी। दिन यूं ही रफ्ता रफ्ता गुजरने लगे थे। मैंने दादाजी से बहुत बार पूछा कि अब्बा उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, मगर वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, बस वो रोना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से अब मैंने उनसे इस बारे में पूछना ही छोड़ दिया था। वो मजबूर थे। मगर दादाजी की एक टांग हरकत करती थी, तभी वो दीवार के सहारे खुद ही कमरे में बने बाथरूम तक चले जाते थे। ये एक हफ्ते बाद की बात है, जब मैं दादा के कमरे का दरवाजा बंद करके खाली ट्रे लेकर किचन में आई तो मेरा सांस अटक गया और आंखें खौफ से फैल गईं, क्योंकि सामने ही अम्मा जान और अब्बा खड़े थे। जहां अम्मा के चेहरे पर परेशानी के आसार थे, वहीं अब्बा के चेहरे पर बहुत गुस्सा था, जिनको देखकर मेरी जान निकल रही थी। यकीनन अब्बा जान मुझे आज बहुत मारेंगे। अब्बा ने गुस्से में पूछा, तुमने इस शख्स के लिए अपने सच्चे बाप से झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। अब्बा की अगली बात सुनकर मैं बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। वो शख्स किसी का सगा नहीं है जिसके लिए तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रही हो। वो एक सांप की तरह है, जिसे जितना मर्जी दूध पिलाओ वो तुम्हें ही वापस डस लेगा। अब्बा ने बहुत नफरत भरे लहजे में दादा का जिक्र किया था। दादा अब्बा बहुत अच्छे हैं, मैंने हिम्मत करके कहा था, क्योंकि मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया था। वो तंजिया मुस्कराए और बोले, तुम्हारे दादा अब्बा ने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम इसी इंसान की खिदमत करती हो। अब्बा की बात पर मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। तब अचानक अम्मा कहने लगे, आयशा बेटी, वो मेरे बाप हैं, उनके बाप नहीं। अम्मा की अगली बात पर मैं हैरत से उन्हें देखने लगी, जो मुझे ही देख रही थी। फिर अब्बा के सर हिलाने पर मुझे बताने लगे कि तुम्हारे बाप और मैं दोनों आपस में कजिन थे। हम गांव में एक साथ एक ही हवेली में रहते थे। मेरे अब्बा और उनके अब्बा आपस में सगे भाई थे, मगर उनके वालिद की एक हादसे में मौत हो गई और फिर 2 साल बाद मेरी माँ की भी मेरे छोटे भाई की पैदाइश पर मौत हो गई, और दादा ने मेरे अब्बा और उनकी माँ की शादी आपस में करवा दी, और यूं मेरे अब्बा उनके सौतेले बाप बन गए। हमारे यहाँ रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते थे, तभी मेरा और उनका रिश्ता भी बचपन में ही तय हो गया था। और दूसरा ये कि मेरे अब्बा को बेटियां पसंद नहीं थीं, वो मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते थे, मगर जब उनकी शादी उनकी माँ से हो गई तो उनका सारा प्यार सिर्फ मेरे छोटे भाई के लिए रह गया था। उन्होंने तुम्हारे अब्बा पर रोक टोक लगाना शुरू कर दी थी। उनकी माँ बहुत अच्छी थी, मगर मेरे बाप ने सौतेलेपन का फर्क करना शुरू कर दिया था। वो इन दोनों के दरमियान मुवाजन करने लगे थे, मगर इसे प्यार में बिगाड़ते गए और सारी सख्ती उन पर करनी शुरू कर दी।
उन्हें खेलने, घर से बाहर निकलने और कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय स्कूल के। उनकी पढ़ाई में जरा नंबर कम आते तो अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेते, उन्हें बहुत सख्त सजाएं देते, जिनमें सर फहरिस्त उन्हें 8 पहर भूखा रखता था। अगर ये जरा सी शरारत भी कर देते तो वो उन्हें पुराने गोदाम के अंधेरे कमरे में बंद कर देते, जहां ना रोशनी थी और ना ही उन्हें खाना दिया जाता था। ये कई कई दिन भूखे रहते और जब मौत के करीब होते तो उन्हें स्टोर रूम से बाहर निकाल देते। ये बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी मां ने अब्बा से बात भी की थी, मगर वो ये कहकर टाल देते थे कि अभी से इस पर सख्ती करेंगे तो ही एक नेक इंसान बनेगा। वो सारी सख्तियां उनके लिए थीं, मगर वो अपने सगे बेटे यानी मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि इसे हर काम के लिए आज़ादी थी। इसी वजह से तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा से नफरत करने लगे थे। तुम्हारे दादा ये भूल गए थे कि ये उनके मरहूम भाई के बेटे थे और वो मुझसे भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि मैं बेटी थी और उन्हें लगता था कि मैं जायदाद में हिस्सादार बन जाऊंगी। फिर उनकी मां ने हमारी शादी करवा दी थी, मगर अब्बा इस बात पर खुश नहीं थे। उन्होंने ये सब जायदाद के लिए किया था ताकि ये यूं ही मर जाएं, लेकिन उनकी मां यानी तुम्हारी दादी को सब पता चल गया था कि मेरे अब्बा क्या चाहते हैं। तभी मेरे अब्बा ने उन्हें धोखे से जान से मार दिया था, मगर उनके मरने से पहले जायदाद अपने नाम लगवा दी थी। हमें बहुत अरसे बाद पता चला था, मगर इस दौरान तुम्हारे भाई के बाद तुम भी पैदा हो गई थी और फिर अब्बा ने तुम्हें जान से मारना चाहा था, क्योंकि उन्हें बेटियां पसंद नहीं थीं और वो नहीं चाहते थे कि जायदाद में कोई और हिस्सादार भी हो। जैसे ही तुम्हारे अब्बा को पता चला कि तुम्हारी दादी को अब्बा ने मारा है तो हम सब ने जायदाद का मुतालबा किया था, मगर अब्बा ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया था और यूं हम शहर में आ गए थे। शहर आकर तुम्हारे अब्बा ने काम शुरू किया और घर बनाया। फिर 1 साल पहले वो हमारे घर आए थे, क्योंकि तुम्हारे चाचा, जो दरअसल तुम्हारे मामू हैं, इसने सारी जायदाद अपने नाम करवाकर उन्हें घर से निकाल दिया था। ये मुकाफात अमल था, जो उन्होंने बोए थे वही काटा था। मैंने उन्हें तुम्हारे अब्बा से मिन्नत समाजत करके रख लिया था कि जैसे भी थे वो मेरे सगे बाप थे, मगर तुम्हारे अब्बा को उनसे नफरत थी, तभी वो उनके साथ इस तरह का रवैया रखते थे। अम्मा सारी बात करके चुप हो गईं तो मैं रोते हुए अब्बा से मुआफ़ी मांगने लगी और साथ ही समझाया, वो तो पहले ही बीमार हैं, उनसे क्या बदला लेना। उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो इसका हिसाब अल्लाह ताला खुद लेगा, खुद को गुनहगार मत बनाएं। तब अब्बा का दिल बहुत नर्म पड़ चुका था। अब्बा ने सर हिला दिया और मुझे चुप करवाने लगे। अब्बा जो कुछ सह चुके थे वो बोल नहीं सकते थे, तभी बदला ले रहे थे, मगर शायद अब उनकी भी बस हो गई थी। वो मेरे साथ दादा के कमरे में गए तो हम सब पर आसमान टूट पड़ा। दादा इस जिंदगी से नाता तोड़ चुके थे, वो मर चुके थे। हम सब बहुत दुखी हुए थे। अगले दिन उनका जनाजा अदा कर दिया गया। मेरा भाई और अब्बा उनकी कब्र पर अक्सर जाते रहते थे, मगर एक बात तो मैं समझ गई थी कि मुकाफात अमल अटल है। अगर आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि बुराई इंसान की तरफ पलट ही आती है।